दो दल जो एक दूसरे को ये साबित करने में लगे रहते थे कि कौन बड़ा चोर है, कौन बड़ा भ्रष्टाचारी है, किसने ज्यादा दिल्ली को लूटा है। आज उन दो दलों का गठबंधन चोर चोर मौसेरे भाई। किस तरह से अरविंद केजरीवाल एक कागजों का पुलिंदा लेके घूमते थे कि हमारे पास शीला दीक्षित के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। क्या वो भाषा सोनिया गांधी के लिए उपयोग में लाते थे? क्या राहुल गांधी के लिए बोलते थे? और विधानसभा का वो दृश्य भी याद कीजिए जब विधानसभा सत्र के दौरान इन्होंने राजीव गांधी को भारत रत्न वापस लेने की मांग की। आज वो दो दल एक हो रहे हैं मात्र इसलिए कि उनको भी मालूम है कि देश के साथ साथ दिल्ली में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतने जा रही है। अपना विश्वास डगमगाया हुआ है। अजीब सी शंका और भय के माहौल में ये दोनों दल हैं। अनर्गल आरोप लगाना और कल तक जिस भाषा का उपयोग एक दूसरे के लिए करते थे, आज जब उन दोनों को साथ देखा तो संतोष होता है कि भ्रष्टाचारी एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजनीति का गणित इसके विपरीत होता है। दिल्ली में ये दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में 0 पर है और 0 + 0 = 0। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज इस बात से उत्साहित है कि ये दोनों भ्रष्टाचारी दल एक हुए हैं। कल को इनको ये कहने का मौका ना मिले कि हमारे वोट कटे इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूं, हेड ऑन सामने से लेंगे हम। आइए, किसी और को 2-3 को जोड़ना तो जोड़िए साथ में। हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है, हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीति पर भरोसा है, उनके विकास पर भरोसा है। हमारे सांसदों ने दिल्ली में काम किया है, केंद्रीय सरकार ने दिल्ली में काम करके दिखाया है और आपकी सरकार ने दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार किया और एक नहीं अनेकों घोटाले किए हैं। आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ होकर दिल्ली की जनता वोट करेगी और आपको 7 सीटें हराएगी, ये हमारा विश्वास है। कीजिए गठबंधन। आज इस गठबंधन की घोषणा के बाद आज 4 और 3 की रेशो है। इन्हीं के विधायक इनसे पूछ रहे हैं कि विधानसभा में भी क्या 40 और 30 की रेशो होगी? तो वो 30 कौन से होंगे जो कटेंगे? 62 पार्टियों की पार्टी घुटने टेक रही है एक ऐसी पार्टी का जिसका एक भी विधायक नहीं है, मात्र इसलिए कि मेरी भ्रष्टाचार, मेरी चोरी छुप जाए इस गठबंधन की आड़ में। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो आपकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगी और इन चोरों की बारात को बीच रास्ते में उतार के छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश इस बात से बिल्कुल निश्चिंत है, हमारी पार्टी बिल्कुल निश्चिंत है कि हम अपने काम के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के साथ मिलकर दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे, निस्संदेह रूप से जीतेंगे। मेरा निवेदन है माननीय
मीनाक्षी लेखी जी से आपको संबोधित करें। बहुत बहुत आभार संजय भाई, वीरेंद्र जी। मैं सोच रही थी कि क्या गठबंधन में दलों के मिलने से दिल मिल जाते हैं, और अगर दिल नहीं मिलते राजनेताओं के तो क्या जनता को ये मिला पाएंगे, खास तौर पे जब इनका मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेतृत्व लेड भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हो। एक ऐसा संगठन जहां पर कार्यकर्ता पहले है और हर बड़ा नेता कार्यकर्ता पहले है, नेता बाद में है। और वो जो शक्ति संगठन की है, वो जो शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की है, उनके सामने ये जो बेजोड़ गठबंधन है, इससे क्या लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर दर्शाता है कि घुटना टेक राजनीति किसको कहा जाता है। और ये घुटना टेक राजनीति, जिसका जीरो सम वाली राजनीति है, वो सबके सामने है। मैं और सोच रही थी कि किताबों की बात छोड़ दीजिए, किताबों के पन्ने पलटते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग राजनीति के चक्कर में सिर पे खड़े होकर पांव पर करके खड़े हो जाते हैं, और ये दिखाई दे रहा है। मतलब वो शीर्षासन दिख रहा है, और वो शीर्षासन दिख रहा है क्योंकि पांव पे चलने की और खड़े होने की औकात खत्म हो गई है, वो शक्ति खत्म हो चुकी है। और वो जो अशक्त पार्टियां हैं, वो किसी तरीके से अपने आप को शक्ति प्रदान करने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रही है। मैं आपको इतिहास के पन्नों से कुछ चीज बताना चाहती हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2013। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2013 का वो सबक, जिस समय पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है भ्रष्टाचारी पार्टी है, और इस भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ इससे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई और हो नहीं सकती। और केजरीवाल ने ये तक इंटरव्यू में कहा था कि 1-2 मंत्रियों को छोड़ दो, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, और लिस्ट तक जारी की थी। और मुझे लगता है कि वो लिस्ट आज पढ़ना जरूरी है। उस लिस्ट में शामिल थे कि आम आदमी पार्टी की लिस्ट में सबसे पहले कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे उस समय राहुल गांधी, यूनियन मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, जीके वासन, सलमान खुर्शीद, कमलनाथ, श्री प्रकाश जायसवाल, फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी के चीफ, और शरद पवार। फनी जो है वो ये बात है कि आज 10 साल बाद इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है। हम तो उस समय भी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, और आज भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन भ्रष्टाचार के आंदोलन को जिसको भाजपा ने शुरू किया, और असलियत में झाड़ू को थामने वाला हाथ पहले भी कांग्रेस का था और आज भी कांग्रेस का है। उसी हाथ ने इस झाड़ू को संभाल रखा था। उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कपिल सिब्बल खुद कानून मंत्री थे, जिस समय पर उस समय के कानून के मुताबिक झाड़ू का सिंबल एक नई पार्टी को, जिसने अपना बहुमत प्रूव ना किया हो, मिल नहीं सकता था। और ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। अगर आपको याद हो कि एक बार भारतीय जनता पार्टी से उमा भारती जी अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की थी, तो उनको हर सीट के ऊपर अलग अलग निशान पे लड़ना पड़ा था। उगता सूरज वो मांग रही थी, वो उगता सूरज उनको दिया नहीं गया था, क्योंकि इलेक्शन नियमों के अनुसार ये संभव ही नहीं था। लेकिन एक पार्टी झाड़ू, उसको आते ही मिल गया, बिना कांग्रेस के चलते। ऐसा तो संभव ही नहीं था। तो कांग्रेस ने ही इस पार्टी को खड़ा किया था, और इस झाड़ू को जो थामने वाला हाथ था वही हाथ था। और भ्रष्टाचार में भी ये दोनों पार्टियां एक ही हैं, जो कि सामने दिखाई दे रहा है। और उस समय छीण भीड़ करना चाहते थे, ये शीला दीक्षित की जो राजनीति थी, और इस पार्टी को खड़ा किया गया ताकि किसी तरीके से, गिरगिट का उदाहरण कई बार इनके ऊपर चलता है। तो 2013 के बाद मैं आपको लाना चाहती हूँ 2019 के इतिहास में। 2019 के इतिहास में इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी, और उस बच्चों की कसम में कहा था कि मैं कभी
कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। तो जो बात मैंने पहले कही थी, किताबों की बात छोड़ो, लोग पन्नों की तरह पलट जाते हैं और अपनी बातों से पलटने वाले जनता के मन और दिमाग से उतर जाते हैं। तो आज ये लोग जनता के मन और दिमाग से उतरे हुए लोग हैं, किसी तरीके से अपना राजनीतिक क्षेत्रफल ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्रफल में जनता जो है वो ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करती। और इसके कई उदाहरण है हमारे सामने। इसका सबसे पहला उदाहरण है, कांग्रेस पार्टी ने पश्चिमी बंगाल के अंदर सीपीआई के साथ गठबंधन किया और पश्चिमी बंगाल में ये लोग साथ थे और केरल में एक दूसरे के खिलाफ थे। नतीजा आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो हारे हुए थके हुए लोग हैं उनके बहुत सारे और नमूने मिलते हैं। सबसे बड़ा नमूना उत्तर प्रदेश में मिलता है, और उत्तर प्रदेश में मिलता है कि बुआ भतीजा साथ हो लिए और बाकी लोग भी साथ हो लिए। दिल्ली के अंदर जो 7 की पार्टी थी वो 3 पे उतर गई, 3 पे संभल गई, और उत्तर प्रदेश में 17 से गुजारा चल रहा है। तो और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं उसमें भी पता चला कि इस गठबंधन के बाद भी जो लड़के इकट्ठे हो गए थे उसका नतीजा क्या हुआ और बुआ भतीजे का नतीजा क्या हुआ। मैं आपको एक आंकड़ा पेश करना चाहती हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली में अकेले भाजपा को 56.86% यानी तकरीबन 57% का वोट शेयर मिला था। कांग्रेस को 22.51 और आम आदमी पार्टी को 18.11। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि राजनीति जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है, वो गणित नहीं है, वो केमिस्ट्री है। और साथ लोगों का तब मिलता है जब आपने लोगों के बीच काम किया हो। और वो जो केमिस्ट्री है भ्रष्टाचारियों की, वो अलग केमिस्ट्री होती है, और सेवादारों की केमिस्ट्री अलग होती है। तो सेवादारों के आगे भ्रष्टाचारियों की केमिस्ट्री तो चलने नहीं वाली, और भ्रष्टाचारी जो शक्तियां हैं वो भ्रष्टाचारियों के साथ ही रहेंगी, ऐसा भी हम मानते हैं। और जो आपको 2013 से 19 तक का इतिहास है उसके माध्यम से भी मैंने आपको बताया है। और अगर आप दूसरा मत प्रतिशत देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में इतना मिला था, मतलब यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अगर मिला भी दिया जाए तो 40.62 का हिस्सा उनका आता है। गुजरात की अगर हम बात कर लें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को गुजरात में 62.21% वोट मिले थे, 62% से ऊपर। 2019 में भाजपा को हरियाणा में 58.02% वोट मिले थे, और गोवा में भाजपा को 51.19% वोट मिले थे, और चंडीगढ़ में भी भाजपा को 50.64% वोट मिले थे। तो मैथमेटिक्स भी फेल कर रहा है, केमिस्ट्री तो फेल है ही, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो भ्रष्टाचारियों की केमिस्ट्री है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2024 सीटों में भाजपा को 2019 के चुनाव में 50% से अधिक वोट मिले हैं, और इस बार जो काम हुआ है 5 साल में तो ये मत प्रतिशत बढ़ने ही वाला है। और आपको पता चलेगा देखते देखते कि इस गठबंधन का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन हाँ एक मकसद जरूर है, दोनों पार्टियां जानती हैं कि चुनाव हार लेंगे। तो अब चुनाव हारने के वक्त वो अपना ठीकरा किसके सिर पर फोड़े, इसलिए ये गठबंधन किया है कि भैया वोट शिफ्ट नहीं हुआ इसलिए हार गए। एक दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ने के लिए ये गठबंधन की घोषणा। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम तो चाहते हैं गठबंधन हो ताकि ये मलाल ना रह जाए कि भाई गठबंधन होता तो कुछ फायदा मिल लेता। तो आज जनता के सामने, जनता के दरबार में हम भी जाएंगे और बताएंगे कि काम करने वाले सेवादारों की जरूरत है या भ्रष्टाचारियों की जरूरत है, जो यहाँ तक कि सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं पलटते, अपना ईमान धर्म भी पलटते हैं और लगातार पलटते हैं। चाहे वो राम मंदिर का जिक्र हो, चाहे बच्चों की सौगंध की बात हो, चाहे शीश महल हो, लगातार अपना ईमान धर्म पलटने का काम इन्होंने किया है। और ऐसा शराब का नशा ऐसा है कि केजरीवाल जी को
नहीं छोड़ेगा, और उसी शराब के नशे में कि नशा कई घर उजाड़ देता है। तो जो आम आदमी पार्टी का शीश महल है और शराब का नशा है, उसने आम आदमी पार्टी का घर तो उजाड़ ही दिया है। और जो सिमटना है वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ये असंवैधानिक ताकतें सिमट जाएंगी। आज मैं एक और विषय पर, जो दूसरा विषय, उस पर थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि पूरे देश की जो जनता है, आप भली भांति जानते हैं कि संदेश खाली के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे वहां की जनता, खासतौर पे महिलाएं जो हैं, वो बहुत अधिक मातृशक्ति गुस्से में है और आक्रोश है। और उस आक्रोश का कारण यही है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते लगातार महिला उत्पीड़न, विमेन ट्रैफिकिंग, खासतौर पे महिला और बच्चों का जिस तरीके से शोषण वहां पर हो रहा है, ऐसे में जो लगातार इस तरीके की अव्यवस्था बना रखी है, उसी के चलते भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष मालती श्रीनिवासन जी ने आज एक कॉलेज स्क्वायर से कैंडल मार्च का भी जो है वो निकाली है। और पीछे मकसद एक ही है कि पुलिस का कर्तव्य है कि जो उत्पीड़ित है उसके साथ खड़ी हो और जो उत्पीड़न करने वाला है उसके खिलाफ खड़ी हो। लेकिन जो डीजीपी है पश्चिम बंगाल के, वो संदेश खाली में जाके बैठे हैं और वहां पर उत्पीड़न उन्हीं लोगों पर हो रहा है जो कि उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। कुछ बच्चे जिनके 10th के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उनको उठा लिया गया है। कुछ माताएं बहनें जो वहां बैठी हैं, लगातार उनके ऊपर केस पे केस बनाए जा रहे हैं। लेकिन शाहजहां, जो कि ममता बनर्जी जी के शासन काल का शाहजहां है, वो बादशाह शाहजहां तो वहीं कहीं कहाँ घूम रहा है किसी को पता नहीं है, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे पश्चिम बंगाल ना होकर पता नहीं कौन सी उसकी बपौती है कि वो अपने तरीके से वहां पर शासन को लताड़ सकता है और चल सकता है। 700 से अधिक महिलाओं के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है और एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न नहीं होता। पिछले 24 घंटे के अंदर एक नाबालिग जनजातीय बच्ची के साथ और एक 27 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार हुआ है और ये बच्ची 9वीं कक्षा की छात्रा थी और हत्या की घटना भी हुई है। आप मुझे बताइए कि किसी भी राज्य में जहां पर ममता नाम की मुख्यमंत्री हो और उनकी ममता शाहजहां और बादशाह जैसे लोगों के प्रति हो, लेकिन जो उत्पीड़ित बालक बालिकाएं और माताएं बहनें हैं उनके प्रति उनकी ममता ना उमड़े, तो ऐसे शासन का क्या ही कहें और क्या होना चाहिए। तो आज आप सबके माध्यम से हम लोग भी आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि जहां ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री बंगाल की बेटियों के साथ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सब माताओं, बहनें, बच्चियों के साथ है जिनके साथ लगातार उत्पीड़न की व्यवस्था पश्चिम बंगाल की सरकार ने खड़ी कर रखी है। आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर जरूर देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी की नेताओं को देखिए, ऑप्शन तो आप मुझे बताइए कि राम मंदिर के नाम पर जब इन्होंने ये कहा था कि मेरी नानी तो कतई बर्दाश्त नहीं करती कि वो मस्जिद के ऊपर राम मंदिर बनाओ, और ये व्यक्ति उसी मंदिर में चले जाते हैं, बच्चों की सौगंध खा लेते हैं, एफिडेविट फाइल करते हैं कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, और 53 करोड़ की जनता की गाड़ी कमाई का शीश महल खड़ा कर लेते हैं। तो भैया, भ्रष्टाचारी नेता है, भ्रष्टाचारियों के साथ है और लगातार भ्रष्टाचार की व्यवस्था ही खड़ी करने का काम इन्होंने किया है और अपने आप को केवल इस ज़हमियत से बचाने के लिए ये गठबंधन हुआ है, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि चुनाव हार रहे हैं और चुनाव हारने का ठीकरा कहाँ फोड़ना है, इसलिए इन्होंने किया, ना कि जनता के चलते।
Seat sharing in Bharuch, Ahmed Patel's daughter has said that she feels backstabbed. मीनाक्षी, मेरा प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस में गठबंधन हुआ वो देश को बचाने के लिए हुआ है, राष्ट्र हित के लिए हुआ है, लेकिन उसमें पंजाब राज्य को जो है वो अलग कर दिया है, वहां पर गठबंधन सीट शेयरिंग नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि राष्ट्र हित की बात करते हुए पंजाब कहां से अलग हो जाता है? इस पर थोड़ा सा आप और मैं अध्यक्ष जी से भी प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि ये जो आपने गणित की बात की, तो मैं गणित से पूछना चाहता हूँ कि गणितीय समीकरण जो है वो दिल्ली के अंदर क्या करने वाला है? 4-3 का फॉर्मूला होगा। देखिए, पंजाब में या दिल्ली में ये जो मर्जी गणित लगा लें, गणित मैंने आपके आगे पढ़ दिया है कि पहली बात तो जहां जहां सीट शेयरिंग इन्होंने घोषणा की है वहां पर इनका गणित भी फेल है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव गणित नहीं रसायन है, और वो रसायन दिलों का रसायन है। भ्रष्टाचारी का मुकाबला सेवादारों के साथ है। एक भ्रष्ट पार्टी के लोग जो लगातार अपनी आत्मा, जनता की आत्मा से खिलवाड़ करते हैं और अपने जो मापदंड तय करते हैं उसे सांप की केचली की तरह उतार के फेंकते जाते हैं। तो ये वही सांप है, केचली विहीन, केचली उतर चुकी है, सामने दिखाई दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार के अलावा देश के साथ गद्दारी के काम करने के अलावा, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई से आप इस तरीके के काम कर सकते हैं क्या? आप हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार कर सकते हैं, और हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार जो जल थल नभ हम कांग्रेस के समय पर कहते थे, इन्होंने तो कांग्रेस को भी पीछे कर दिया। तो भ्रष्टाचारियों का ही गठबंधन होगा। लेकिन ये जो गणित है ये दिल के मामलों में काम नहीं आता है। दिलों का मिलन नहीं होता, और वो कभी भी हस्तांतरित नहीं होता। जनता को चुनना होता है कि भ्रष्टाचारियों के सामने सेवादारों को चुनने का काम करना है। गणित की बात मीनाक्षी जी ने बताई आपको। दिल्ली में 2019 में हम लोग 56.86% पे थे। उन दोनों की परसेंटेज भी आपने सुनी, और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि मुझे दिल्ली की जनता पर भी भरोसा है, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर भी भरोसा है। हमारा प्रतिशत उससे बढ़ने वाला है। और जहां तक बात है कि वो धमकी देने की बात की, हमको धमकी आ रही है, तो शातिर अपराधी होते हैं, वो अपराध करने से पहले पूरी व्यूह रचना रचते हैं। मोबाइल घर छोड़ेंगे, पूरी रेकी करते हैं, उसके बाद वो अपराध करते हैं। तो ये भी आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। इन्हें पता है कि इनके कर्म बुरे हैं, इन्होंने शराब घोटाले में चोरी की है, इनको पता है कि इनका परिणाम क्या होने वाला है। इसलिए ज्यादा शोर मचाना, जोर जोर से मचाना कि हाय हमारे साथ ऐसे होने वाला है, किसी तरह की सहानुभूति मिल जाए, वो इन दोनों दलों को मिलने वाली नहीं है। अंततः दिल्ली में 7-0 ही रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतेगी। और आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि 5 राज्यों का गठबंधन किया गया ब्लॉक में समाज आदमी के बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि बीजेपी उसी फॉर्मूले पे काम कर रही है। अनुकूल वास्तविक को दिखाया कि आप नहीं, कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है। देखिए, जो भ्रष्टाचारी है ये भ्रष्टाचार का बखान पहले से कर रहे हैं। तो मेरे को आपने इसमें एक और सोच दी है, और वो सोच ये है कि सीबीआई के जो केसेस हैं, ईडी के जो केसेस हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित जो केसेस हैं, वो आज के तो है नहीं, वो तो पुराने हैं। हमने तो नहीं कहा था कि आप शराब नीति ये बनाइए, हमने तो नहीं कहा था कि शीश महल बनाइए, हमने तो नहीं कहा था मोहल्ला क्लिनिक में धांधला कीजिए, हमने तो नहीं कहा था कि स्कूल के जो कमरे बने आप उसकी रिवैम्पिंग के ऊपर 40-40 लाख रुपए का बिल बनाइए। तो ये सब काम तो इन्होंने अपनी मर्जी से किए। तो जो ये ईडी का बार बार समन जो है डक कर रहे थे, जा नहीं रहे थे, 7वें समन के बाद भी नहीं पहुंच रहे थे, शायद इस गठबंधन का इंतजार कर रहे थे, ताकि उनको ये अपना चेहरा छुपाने का मौका मिल जाए कि भाई मैं जाऊंगा तो अरेस्ट होना है क्योंकि गलत काम किए ही है, तो कम से कम एक पर्दा मिल जाए कि भाई गठबंधन के बाद हुआ तो गठबंधन करके अरेस्ट हुआ, नहीं तो नहीं होता। लेकिन असलियत ये है कि भ्रष्टाचार अपनी मर्जी से किया, कांग्रेस का साथ पुराना है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा इनके जो काम थे और जो लोग उसमें शामिल थे वो भी पुरानी हरकत है। कुछ और ज्यादा मीडिया खोज काज करेगा
तो 2012-13 का बहुत सारा सामान आपको मिल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी से कैसे कनेक्टेड थे। और ये पार्टी को खड़ा करने का मकसद ही देश के अंदर जो भ्रष्टाचार का मूवमेंट कांग्रेस के खिलाफ खड़ा था उसको बांटने का काम किया। ये उसको आधार बना के खड़े हुए, लेकिन मंशा पहले दिन से भ्रष्टाचार को बढ़ाने की थी और इसीलिए लगातार इन्होंने भ्रष्टाचार किया। और इस 10 साल तक जो समीकरण चला वो आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन आज वो समीकरण जनता के सामने आ गया है कि झाड़ू को हमेशा से हाथ में ही थामा हुआ था, और अगर नहीं थामा होता तो झाड़ू का निशान कभी इस पार्टी को मिल नहीं सकता था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।